अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इस बीच इन लोकसभा आम चुनावों में दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लोगों को भटकाने का, भ्रमित करने का पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में रहकर एक बहरूपिये के रूप की तौर में आप लोगों के बीच में रहकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब समय आ गया है कि ऐसे बहरूपिये जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर, मान्यवर साहब को, बाबा साहब को अपना महान नेता मानकर, जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। साथियों, बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग इनको खदेड़ कर खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, पिछले कुछ समय से विपक्षी पार्टियां खूब पैसा बहा रही है, ऐसे चमचों को फंड करती है, ऐसे छुटपुट लोगों को पैसा देकर आप लोगों के बीच में भेजकर इनको आपको गुमराह करने की कोशिश कराती है। आप जानते हैं इन मोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा कहां से मिलता है? आप जानते हैं ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहां से पैसा उठाती है? ये धरना सेठों से पैसा उठाती है। साथियों, ये वो पार्टियां हैं जो पिछले सिर्फ 6 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए ये धरना सेठों से चंदे के रूप में ले चुके हैं। साथियों, अब ये कहते तो है चंदा है, बट सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आप लोगों के सामने वो तत्व रखेगा, आप लोग समझ जाएंगे ये धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। परंतु साथियों, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कैम के बाद एक पार्टी थी, पूरे देश में सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया, जो अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन की मेहनत से यहां पे मूवमेंट चला रही है। आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है? हमारी माएं बैठी हैं। मां सुन लो, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी बहन जी तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है, तुम्हारे पैसों से ये मूवमेंट चला रही है। कोई धरना सेठ की औकात नहीं कि इस पार्टी की तरफ उंगली उठाकर भी देखे, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा के भी देखे, क्योंकि वो जानता है कि ये इस समाज की पार्टी है। साथियों, बीएसपी केवल यहां ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपने बड़े बड़े धरना सेठों और
पंजीपूतियों से, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों से और धरना सेठों से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी यहां अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन और धन से यहां पर उनके बलबूते पे ये मूवमेंट चलाती है। और पिछले कई सालों से, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, जब से स्थापित हुई है, तब से वो आपके तन मन और धन की ओर पे, धन की वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आई है। और आने वाले भविष्य में भी आप ही की मेहनत से, आप ही के पैसे से पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ती जाएगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूं आप लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग अपने दिन की दहाड़ी से निकालकर, आपके दिन की कमाई से निकालकर 10-10, 100-100 रुपया जो आप इकट्ठा करके पार्टी फंड में जमा करते हैं, उसकी बदौलत हम ये मूवमेंट चला पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों की मेहनत को हम जाया नहीं जाने देंगे। आप लोगों की हकों की आवाज हम पार्लियामेंट तक पहुंचा कर रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी मानती हैं कि जब जब यहां के लोगों ने, यहां की आवाम ने हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, हमने बहुत काम किया है अपने सब। समाज के लिए। तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया, हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। साथियों, इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी माँ यहां बैठी हैं, आप अपने बच्चों को समझा दीजिएगा कि बेटा इस बारी बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे कोई वोट नहीं देगा। साथियों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे छोड़ के जाऊंगा, कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा जो आप इन विपक्षी पार्टियों से पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना, आप इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं,
प्रधानमंत्री जी, मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी, और फिर वो कानून के आधार पर यहां पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, सो इन चोरों से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड मांगिएगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, पर शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के आधार पर, कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के लिए। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, ये लोग वो हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है, कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो, तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए, और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए, उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे, तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। इंडिया में हर एक बच्चा आज कंप्यूटर पे है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है। परंतु साथियों, हकीकत ये है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं होगा, तो कहां से डिजिटल इंडिया बनेगा? कहां से हमारा बच्चा स्कूलों में टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेगा? आप ही बताइए साथियों। अगर हमारा बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पास होकर किसी तरह सरकारी कॉलेजेस में दाखिला ले लेता है, तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होता है। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, कुछ छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी जो है, उसमें बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु वहां के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया? बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया। लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा, और फिर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। साथियों, क्या इस स्वतंत्र भारत में, बाबा साहब के भारत में, क्या हमको उनकी जयंती बनाने का हक नहीं है क्या? अगर कोई आपसे वो हक छीने, तो उसकी क्या सोच है? आप ही बताइए, कैसी सोच है उसकी, अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता? मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ हैं ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहां पे शिक्षा
जहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी है। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास, हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? आप ही बताइए साथियों, वोट बनता है क्या? इसी क्रम में साथियों, जब आप उनसे रोजगार की बात करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास है, हमारे युवा साथी झेल रहे हैं ये पेपर लीक होने का। बताइए साथियों, कौन सा महीना होता है जब पेपर लीक नहीं आता? पेपर लीक की खबरें कब नहीं आती आपको? कोई ऐसा महीना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, नहीं जाता ना साथियों। इन्होंने जो खिलवाड़ किया है ना आपके साथ, वो आप लोग खुद झेल रहे। हर कोई महीना ये खबर आती रहती है कि सिर्फ फलाना सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम पेपर निकला था, वो बच्चे पढ़ने गए, पढ़ के उसको देकर आए और वो पेपर लीक हो गया। सरकार को बहाना मिल गया वो जो भर्ती निकली थी वो कैंसिल करने का। मानते हैं साथियों, अगर भर्ती नहीं करनी है तो पेपर दिखा के उसको कैंसिल कर दो, लीक करा दो, कैंसिल कर दो, ताकि आपको सरकारी नौकरी ना देनी पड़े। मानते हैं सभी युवा साथी यहाँ पे? बताइए, जितने भी युवा हैं अपना हाथ उठा के बताइए कि आप मानते कि नहीं। साथियों, इनकी आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप ही बताइए। चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आप की गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि सेंटर में 30 लाख से पद खाली पड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। चाहे तो ये कल आपको रोजगार दे चाहे तो आपको कल रोजगार दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। साथियों, कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए।
बुलडोजर की सरकार है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। साथियों, उससे भी डरावना सच सामने आया। यूपी में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और यह देश में नंबर सबसे ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार के केसेस बच्चों के यहां उत्तर प्रदेश में आते हैं। ऐसी सरकार जो अपने बच्चों को भूखा रख ले, वो बर्दाश्त कर ले, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक है? नहीं है ना, बिल्कुल। परंतु साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंखें खोल बेटा, आंखें खोल और देख यूपी में क्या प्रगति हो रही है। तो हमने फिर देखा कि भाई कुछ रह गया हो, तो पता चला नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है।